हाय एवरीवन, आरबीआई ग्रेड बी की ए टू जेड सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आज ए से ऑल अबाउट आरबीआई को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे वैकेंसीज की, जिनके बारे में आप लोग थोड़ी टेंशन में होंगे कि भाई नंबर कम होता जा रहा है। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, और हम बहुत सारी और भी बातें करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग। और हमारे साथ हैं अंचित सर। हाय सर, वेलकम। थैंक यू कुलदीप सर। दोस्तों, इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, लेकिन ट्रस्ट मी, आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अगर आप लोग इस सीरीज़ का जुड़े रहना चाहते हैं तो लिंक इस सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन में, इस पर्टिकुलर वीडियो की, उसको देखना मत भूलिएगा। तो सर, शुरुआत करें, आप रेडी हो? बिल्कुल सर, बहुत रेडी एंड आई एम एक्साइटेड। आई होप दिस सीरीज़ से लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं जिनके आंसर्स आप ढूंढते हो। सो दिस कैन बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर डाउट्स दैट आर राइजिंग इन योर माइंड। सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन की आपने बात करी, तो सबसे पहला जो डाउट मेरे मन में आ गया, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, वो ये है कि सर, हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों करें? मतलब ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए? मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, एसएससी की तैयारी कर सकता हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर सकता हूँ, आरबीआई ग्रेड बी ही क्यों सर? सर, इसमें जो मैं सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से ये चीज़ जो आपको पता करनी है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, वो पैशन पे डिपेंड करती है। आपका क्या पैशन है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? कि आपको बैंकिंग और एक पॉलिसी बनाना अच्छा लगता है, या आपको कस्टमर फेसिंग रोल अच्छा लगता है? इस तरह के पैरामीटर्स आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं पैशन की बात कर रहा हूँ, तो पैशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर, मेरा एक कज़न था, तो हमारी फैमिली में दूर दूर तक सर कोई आर्मी में नहीं है, बनी है हम, तो हमें लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। तो वो बंदा, मेरा कज़न, वो शुरू से छोटा होते ही मैं आर्मी में जाऊंगा, हमें लगता था मतलब बच्चा है, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका एक ही रैंक था कि मुझे आर्मी में जाना है। उसने टॉप टायर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की, 18 लाख का पैकेज था सर उसका, आज से 9 साल पहले। लेकिन अल्टीमेटली उसने सब छोड़कर सर आर्मी ही ज्वाइन की। सो आप कई बार पैशन ही आपको ड्राइव करता है और कुछ नहीं। सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा आपसे कि आपको लगता है कि इंडिया में पैशन जो है, लोग उसको उतनी सिग्निफिकेंस देते जितनी देनी चाहिए कि भाई हमें अपना पैशन फॉलो करना है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेन जवाब नहीं है आपका। नहीं सर, ये आपकी बात सही है। ये आप क्या कह सकते हैं, बुकिश रिप्लाई है, पैशन वैशन है ना, ये पैशन तो एलीट क्लास का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मिडिल क्लास का क्या पैशन भाई, है ना? मिडिल क्लास में लोगों को नहीं पता कि यार मेरी क्या ज़रूरत है, या मतलब मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या सीखना चाहता हूँ। उनका एक सपना है। सपना क्या है कि भैया मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि उसी से इज्जत मिलने वाली है। बिल्कुल सर। उनके पापा का भी यही सपना है, मम्मा का भी यही सपना है, तो वो अपने सपने को फॉलो करते हैं। तो इसमें लेकिन एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि वो सपने को फॉलो करने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। बिल्कुल सर। किसी के पापा रिटायर हो रहे हैं तो उनको उनका बोझ अपने कंधों पे लेना है। किसी के घर में बड़ी बहन है, उसकी शादी करनी है। किसी के घर में छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई करवानी है। किसी लड़की को अपनी पहचान बनानी है कि मेरी शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे शादी से पहले पहचान बनानी है। बिल्कुल। किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ही होना है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और इन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसिडर कर लेने चाहिए मोटे मोटे मेरे हिसाब से। बाकी तो आप खुद एडल्ट हैं, आपको डिसाइड कर सकते हैं। पहला पैरामीटर जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, रिस्पेक्ट। हमारे इंडिया में सर इज्जत को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, शायद बाकी देशों में भी, मुझे नहीं पता। अगर बंदा पुलिस में इंस्पेक्टर भी है ना सर, आईपीएस तो छोड़ो, उसको भी एक अलग तरह की इज्जत मिलती है। बिल्कुल सर। और आरबीआई में ये इज्जत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट, ये आपको भर भर के मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आरबीआई की जो इज्जत है ना सर, वो अलग है। शायद मैनेजर है, बिल्कुल मैनेजर नहीं सर, मैं सीधी बात करूँगा। पॉलिटिक्स में, पुलिस में, इनकम टैक्स में आपकी इज्जत शायद आपकी पावर से है। राइट। पीठ पीछे शायद आपको लोग उतना पसंद ना भी करें। बिल्कुल। बट आरबीआई में सर ये जो ट्रू इज्जत है ना आपकी, वो आरबीआई की और आपकी इंटीग्रिटी की वजह से। सामने भी और पीछे भी है। पीछे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटीग्रिटी है ना, आप मतलब यू कैन वाउच फॉर इट इन इट्स हिस्ट्री। मैंने नहीं सुना आरबीआई में कोई बड़ा स्कैम हुआ हो, इन स्पाइट ऑफ कि ये करेंसी तक प्रिंट करता है, जहां से करेंसी आ रही है, छप रही है। तो आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कंट्रोल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, क्या है, बट लूपहोल्स इंडिया में कहीं भी ढूंढ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको स्कैम नहीं नजर। बहुत सही बात बोली। दैट्स अ ट्रू रिस्पेक्ट। और मैं बता रहा हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी सर, शी वाज एसबीआई पीओ। उन्होंने आरबीआई क्रैक किया, जिस ब्रांच में वो काम कर रही थी वो सेम ब्रांच में ऑडिट ऑफिसर बन के गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो उनके मैनेजर थे
जो उनकी छुट्टियां नहीं अप्रूव कर रहे थे वो उनको बोल रहे थे मैडम मैडम मैडम. सो यू गेट काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन और विंडिकेशन फॉर व्हाट यू हैव डन इन लाइफ. तो ये बहुत मजा आता है. ठीक है, अल्टीमेटली तो काम ही आपका बोलेगा. वैसे दूसरी चीज सर रिस्पेक्ट के बाद जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, पैसा. 25-30 लाख का CTC है सर. बहुत सारे अलाउंसेस हैं, मतलब आपके बच्चों की एजुकेशन दी जा रही है, रहने के लिए HRA दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर अलाउंस, मेड अलाउंस, ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब कोई लिस्ट खत्म नहीं होगी आपकी. अब इसमें जितना मर्जी डिबेट कर लो. बच्चे बोलते हैं सर इन हैंड क्या आएगा, टैक्स कटेगा. भाई सब जगह कटेगा, NPS कटेगा, टैक्स कटेगा, इन हैंड तो कम ही आएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये पॉइंट समझ लो कि अगर सरकारी नौकरी चाहते हो और 25-30 लाख का पैकेज चाहते हो, इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी. भैया कौन सी ऐसी नौकरी है जहाँ पे 25-30 लाख रुपए मिल रहा हो स्टार्टिंग में? और सर मैं इससे कह रहा हूँ सही तरीके से. बाकी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, हम उनकी बात डिस्कस नहीं करते, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे. तो सैलरी बहुत अच्छी है, इंक्रीमेंट्स ठीक ठाक है, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट कोई छोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी. सही. तीसरी चीज जो मुझे लगती है सर, ऑर्डर में ही बता रहा हूँ, वो है लर्निंग. मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा. ग्रोथ कहाँ से आएगी सर? लर्निंग सर, बिल्कुल. यहाँ पे जो लर्निंग है सर, बहुत इमेंस लर्निंग है. सबसे बड़ा रीजन उसका है कि दे कीप ट्रांसफरिंग यू टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, आप सोचिए आपने 3 साल ऑडिट में लगा लिए, फिर आपने 3 साल करेंसी प्रिंटिंग में लगा लिए, फिर आपने 3 साल फाइनेंशियल इंक्लूजन में लगा लिए. जो आपका प्रोफाइल है ना, बाय द टाइम यू रीच 50 हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी. राइट. तो ये 3 फैक्टर्स हो गए सर. उसके बाद पोस्टिंग्स, मतलब आप बैक में देख लो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं. आई डोंट फाइंड एनीथिंग बैड इन दैट. मतलब हमें रूरल एरियाज में भी सर्व करने के लिए लोग चाहिए, बट अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे तो अच्छे शहर में रहना है, भाई मेरे बच्चों की एजुकेशन है, मेरी वाइफ भी जॉब करती है या मेरा हस्बैंड भी जॉब करता है, तो यहाँ पे आपको मतलब मेट्रोज में या कैपिटल स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग मिलेगी. चंडीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, चेन्नई, हैदराबाद, अच्छी सिटीज़ में, बढ़िया सिटीज़ में. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं मुझे लगता है कि जो आपको देखने चाहिए, कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि इनकी बेसिस पे ही आप एक डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए जॉब अच्छी है नहीं. और सबसे बड़ा एक और पैरामीटर मैं बता देता हूँ, पीस ऑफ माइंड. तो इम्पोर्टेंट है. आप देखो सर, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप किसी को भी देख लो जो 40-45 का है, उसको सबसे बड़ा डर आज की डेट में क्या है सर? मेरी जॉब चली जाएगी. बिल्कुल, मेरी जॉब चली जाएगी. रिस्किल बहुत करना पड़ रहा है. यहाँ पे आपको पूरी जॉब सिक्योरिटी RBI खुद से आपको ट्रेन करेगी. ठीक है, उसको टेंशन है कि आपको रीट्रेन, रीस्किल करना है, आपको नहीं है. और मेरे हिसाब से जो पीस ऑफ माइंड है ना सर, 2 ही चीज़ों से आता है, जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस. राइट. 40 के बाद ना आपकी बहुत प्रायोरिटीज चेंज होती हैं कि यार फैमिली के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है. थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि थोड़ा ओल्ड हो चुके होते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते. बिल्कुल, कैपेसिटी भी कम हो जाती है. तो यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सिक्योरिटी मिलेगी. उससे जो पीस ऑफ माइंड आएगा ना, वो ट्रू पीस ऑफ माइंड है. राइट सर. सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली RBI ग्रेड वे के बारे में. सर अच्छी बोली, पर सच बोली. ठीक है, बौकाल भी आपने इसको बना दिया अभी तो. लेकिन सर क्या इस जॉब को निकालना आसान है? इसमें कंपटीशन है? सर ये बहुत पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है बच्चे का क्या है, बट मैं इतना बोलूँगा, देखो कोई भी जॉब इंडिया में जो एक अच्छी जॉब है, जितनी अच्छी है उतना मुश्किल है, उतना कंपटीशन है. इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. तो इसका भी कंपटीशन ज़्यादा है, निकालनी आसान तो नहीं है. बट मैं ये बोलूँगा कौन सी जॉब आसान है सर? बैंकिंग में भी अगर आप SBI PO, IBPS PO देखें, सक्सेस रेट वहाँ पे भी कोई 2% से ज़्यादा नहीं है. सर ज़्यादा बोल दिया आपने, मेरे साथ 0.1-0.2% है भी शायद. ठीक है, तो यहाँ पे शायद 1% होगा, शायद आधा % होगा. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड एग्जैक्ट फिगर्स. थोड़ा कम ज़रूर है, बट उतना ही फिर आप लंबी छलांग भी मारते हैं. बिल्कुल. और मेरा एक मानना है सर, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है. आप इस इक्वेशन को समझिए ज़रा, मैं समझाऊंगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इंटू साइज ऑफ विन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इंटू साइज ऑफ लॉस. इस इक्वेशन को ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं इसको समझाता हूँ. अब मेरा लाइफ का ये फंडा है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और साइज ऑफ विन आपका ज़्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है आपको, तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बहुत कम है, आई एग्री, बट जो साइज ऑफ विन है ना, साइज ऑफ विन जीतने के बाद जो मिलेगा, हाँ, वो मतलब आप सोचो आप 100 गुना लंबी छलांग मार दोगे किसी और से. समझ गया मैं. तो यहाँ पे साइज ऑफ विन बहुत ज़्यादा है, हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन छोटी है. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इंटू साइज ऑफ लॉस. अगर आप नहीं करते हैं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन साइज ऑफ लॉस मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि
मैं मानता हूं कि आपका जो भी एफर्ट वेस्ट हुआ, आपका 1 साल वेस्ट हुआ, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। मतलब आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कीजिए तभी आरबीआई ग्रेड बी में जाएंगे, तो बहुत लोग छोड़ देंगे, बिल्कुल कोई भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका एफर्ट है यार, हम अपनी लाइफ में एफर्ट की वजह से ही बने हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम अपने एफर्ट की वजह से, सारी दुनिया एफर्ट की वजह से। पका पकाया तो सर मतलब हम जानते हैं कि लोगों को मिला है, वो बड़ी बड़ी शादियाँ कर रहे हैं आजकल, तो हमारे लिए एफर्ट ही है। ये वाला पार्ट एडिट कर देना। तो हमारी लाइफ हमारे एफर्ट से बनती है और हमें एफर्ट में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस इक्वेशन को एनालाइज कीजिए, समझ आती है तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए कूद ही मारेंगे। और मैंने अभी बोला कि एग्ज़ाम मुश्किल है, बट मैं थोड़ा उस पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सच्ची में तो मुझे ये एग्ज़ाम आसान लगता है, बट लोग मुझे गालियाँ निकालते हैं कि आसान नहीं है। सर उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि उन लोगों के लिए आसान नहीं है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसे हैं। अब हम सब लोग आजकल क्या करते हैं सर, यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या है, हमें तो पता भी नहीं है अभी, हमारे बच्चों को ज़्यादा पता है। तो लोग उसमें लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन आएगी, देखेंगे क्या पढ़ना है, फिर सर कुछ बूस्टर दे दो, कुछ 2 पेज के करंट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस मांगते हैं सब, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जिसको हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, उसमें फंसे हुए हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको पेपर मुश्किल ही लगेगा। वो लोग जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, 9 महीने से लग गए हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बना ली, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए पेपर उतना मुश्किल नहीं, उनके लिए चीज़ें मैनेजेबल है। तो आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ पे बहुत मैनेज करेगा कि आप उसको कितना मुश्किल या आसान मान रहे हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पेपर को बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन वाला बना देंगे या फिर सिंपल टू क्रैक बना देंगे। अगर सही स्ट्रैटेजी से किया जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं सर, शुरू में तो हर चीज़ में मुश्किल आएगी। राइट सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर सबसे पहले आरबीआई की वैकेंसीज की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा कि सर क्या आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम रेगुलर एग्ज़ाम है? सर रेगुलर ऑफिशियली तो नहीं है, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने यूपीएससी की काफ़ी प्रिपरेशन की है, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कहीं पे ये रिटर्न ऑर्डर है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल होगा और इस मंथ में होगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। इम्प्लाइड है? इम्प्लाइड है, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आरबीआई का कहीं भी ये रिटर्न नहीं है कि इसकी नोटिफिकेशन हर साल आएगी या इस मंथ में आएगी, ऐसा नहीं है। बट मैं 2013 से इस एग्ज़ाम को ट्रैक कर रहा हूँ सर। 2013 से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैकेंसी हर साल आ रही है सर, सिर्फ कोविड को छोड़कर 2020 की बात करें, हर साल वैकेंसी आ रही है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि रेगुलर ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है, बट इम्प्लाइड है कि रेगुलर है। और रेगुलर के साथ साथ मैं बोलूँगा रेगुलर तो है ही, क्लीन भी है। अब क्लीन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एग्ज़ाम देख लीजिए, बड़े बड़े एग्जाम सर देश के, एसएससी, नीट में आप हाल ही में देखिए क्या बुरा हाल हुआ सर, बहुत बुरा हाल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें कंट्रोवर्सीज उठती रहती है, पेपर लीक होते हैं, रिजल्ट डिले होती है, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है। बिल्कुल। बट यहाँ पे बहुत प्रोफेशनली एग्जाम कराया गया है, इतने सालों में मैंने आज तक कोई इशू नहीं रहेगा सर इस एग्जाम में। तो मुझे लगता है रेगुलर के साथ साथ जो इसका क्लीन होना है, जो टाइमली रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लोज कर देता है, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, वो बहुत लाजवाब चीज़ है। राइट सर, हमने आरबीआई ग्रेड बी 2024 में देखा कि वैकेंसीज काफ़ी कम आई थी, मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में सिर्फ 66 वैकेंसीज रहेगी। तो क्या अगले साल भी हमें यही सस्पेंस में रहना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, कम आएंगी? बिल्कुल सर, ये डाउट सबके मन में है, बहुत वैलिड डाउट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसीज कम होती हैं तो हमारी मोटिवेशन कम होती है। ये बिल्कुल सही। यहाँ पे सर मैं कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। अब आप देखिए, हमारी जो सीट्स आई हैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, आप 2021 से पहले देखिए सर, 2021 से पहले अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ सीट्स निकालूं तो वो शायद 150 के करीब बैठेंगे। राइट सर। तो 150 में एक एवरेज नंबर लेके चलता हूं। अब 3 साल में क्या हुआ सर, जो ये 21, 22, 23 में जो वैकेंसी आई बहुत बम्पर आ गई। हाँ, 200 प्लस हमें 200 प्लस, और उसमें भी सर ऐसे मतलब 230, 260। तो जो ये बम्पर वैकेंसी आई ना, अब ये इसी का एक रिजल्ट है कि उन्होंने इतने लोग जल्दी जल्दी भर लिए कि अब हमें ये रिडक्शन इन वैकेंसीज देखने को मिल रहा है। मतलब उसका एक आफ्टर इफेक्ट समझ गए। और ये एक साइक्लिक चीज़ है सर। ये आप आरबीआई में आप देख रहे हैं, मैं बोलूँगा ये हर एग्जाम में होता है। आप यूपीएससी का साइकिल उठा के देख लो, अब आप यूपीएससी में भी देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी डिप आया था। 749 वैकेंसी। एग्जैक्टली 2021 में 749 वैकेंसीज आई थी। ऐसे 3-4 साल कम आती रही थी, फिर दोबारा से रिकवर हो गई, ठीक ठाक नंबर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो एग्जैक्टली अभी कोई नहीं बता सकता, इस पर क्वेश्चन करना बड़ी बेवकूफ़ी है कि एग्जैक्ट क्या नंबर आएगा। बट मेरे हिसाब से वी आर ऑलमोस्ट एट दी वर्स्ट, ठीक है।
यहाँ से चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, बट हाँ वो दिन चले गए हैं कि वैकेंसी 200-250 दोबारा नहीं आएगी, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद धीरे धीरे इंप्रूव होते वो 90, 100, 120 तक पहुँच जाए, बट दैट्स अ वेट फॉर द फ्यूचर। मतलब अभी उस पर डिस्कस करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा, बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल, लेट्स वेट फॉर इट। उसे सस्पेंस ही रहने दो अभी। उस पर सस्पेंस रहने दो, बट अपनी पढ़ाई को सस्पेंस पे मत रखो, उसको चालू रखो। अब ये तो नहीं है कि 66 से 6 रह जाएंगी भैया, 64 रह जाएंगी या 75 आ जाएंगी, इतना तो हमें पता है। विल इट रीच 100? वी डोंट नो। विल इट रीच 120? वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक बट वी डोंट नो। राइट। और वैसे भी सर कहावत है कि हमारे लिए तो एक ही सीट होनी चाहिए बस की। नहीं सर, वो थोड़ा मतलब अगेन बुकिश है। मैं बोलूँगा मेहनत करो यार, ठीक है। हाँ, अगर पहले 100 में आ सकते हो तो शायद पहले 60 में भी आ सकते हो। बिल्कुल, थोड़ा अपना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेट। सर वैकेंसीज की रिगार्डिंग आपने बात करी कि ये वैकेंसीज में जो रिडक्शन है साइक्लिकल है, कई बार नंबर्स ज़्यादा हो जाता है, कई बार नंबर कम हो जाता है, तो अभी हम एकदम कम नंबर देख रहे हैं। लेकिन सर एज अ स्टूडेंट हम इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करें? सर रिस्क को मिटिगेट करने के 2 तरीके हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट इज एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। लाइफ में कभी भी हमें दिक्कत आती है तो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। आप उससे भाग भी सकते हैं, कोई और एग्जाम भी दे सकते हैं, बट देन डिसाइड व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस यू डिसाइडेड टू गिव आरबीआई। तो लेट्स फेस इट, वैकेंसीज कम है, यहाँ से सिचुएशन इंप्रूव होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। ये पॉइंट बहुत सही बोला, क्योंकि जब यूपीएससी में 749 वैकेंसी, मतलब यानी कि बच्चों ने फॉर्म फिल करने बंद कर दिए थे, बिल्कुल, तब भी उतनी एनरोलमेंट होती थी वहाँ पर। राइट। तो बहुत सारे लोग हैं वो विल एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे हो गया। अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं सर। बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। आरबीआई की तैयारी हम कर रहे हैं, चलिए मानिए उसमें 70 सीट्स हैं, बट क्या कोई ऐसे और एग्ज़ाम हैं जिसमें आप सिमिलर प्रिपरेशन से कम एफर्ट डाल के वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं? वो हैं। नबार्ड के एग्ज़ाम में सर 50 से 70 सीट आती है, हर साल हो रहा है ये भी काफ़ी सालों से, और 80% सिलेबस ओवरलैप है आरबीआई के साथ। सो इट्स वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री टू आरबीआई, क्योंकि सिलेबस ओवरलैप हो रहा है। सेबी है, ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है 18, 20, 22, 24, तो ऑल्टरनेट ईयर में हो रहा है 60 से 80 सीट आती है, ये भी एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। इसके अलावा आप देखेंगे इफ्सका और IIDA भी अभी कंसेक्यूटिव ईयर्स में हुआ है, इनमें भी लग सकता है कि वैकेंसीज रेगुलर हो सकती हैं। तो अगर आप पूरे रेगुलेटरी बॉडी डोमेन को देखेंगे, आप सिर्फ आरबीआई की 80-90 सीट्स ना देखें, आप अगर सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप है, आप कुछ 250-300 सीट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट मिटिगेट्स योर रिस्क, दैट गिव्स यू अ बेटर चांस टू गेट सिलेक्टेड इन at least one of them, if not RBI then maybe something else. राइट सर, कि एक सिंगल प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ESI की, ताकि जो सिमिलर एग्जाम्स हैं वो आप टारगेट कर सकें। बिल्कुल राइट सर। लेकिन सर वैकेंसीज की बात एक बात रही, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगले साल शायद ग्रेड बी एग्जाम आएगा ही नहीं आरबीआई का, ग्रेड ए आएगा। ग्रेड ए आएगा, और बच्चा काफ़ी कंफ्यूज है सर। मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, दे आर इन टेंशन कि भाई आरबीआई ग्रेड भी बंद हो जाएगा। तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप सर सच है इन्फॉर्मेशन? सर मैं बोल रहा हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर आप अंदर भी किसी से बात करेंगे कोई सिंगल व्यू आपको नहीं मिलता। और सर मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं 7 साल से इस डोमेन में हूँ, बहुत बार ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है सर कि इस साल आरबीआई ही नहीं होगा। पहले भी हुआ ऐसा, ऐसी न्यूज़ आई है कि इस साल आरबीआई नहीं होगा, या फिर इस साल सिलेबस चेंज हो जाएगा, एक अलग पेपर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर इस पे भी सर कि ग्रेड ए अब होगा। इस पे भी पहले बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, अब वीडियोस बनाई गई थी। अब 2021 में यूट्यूब पे जाके देखें तो ऐसी वीडियोस हैं कि अब ग्रेड बी नहीं ग्रेड ए होगा या दोनों होंगे। तो इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें सही निकलती हैं, काफ़ी चीज़ें सही नहीं भी निकलती हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अभी क्या चल रहा है ना, अभी ये वीडियोस क्यों बनाई जा रही हैं, ऐसा नहीं कोई इंटेंशनली बना रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है, ऐसा नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आरबीआई के HR डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट को लेकर अगर छींक भी मारी जाती है ना, वो खबर बाहर आ जाती है और उस पर वीडियो बना दी जाती है। सही बात है आपकी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स भी ऐसे वीडियोस को बार बार देख के उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं और मोटिवेशन मिल रही है मेंटर्स को कि ऐसे वीडियो से व्यूज़ ला जाए। तो सारी गेम है जो कहीं ना कहीं व्यूज़ की बन गई है। हम भी उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाते, हम भी बना रहे हैं। क्योंकि अगर एक चैनल पे बच्चा देख ले तो हमें बोलते हैं सर आप क्यों नहीं बना रहे हैं, आप भी बताइए ग्रेड बी आएगा या ग्रेड ए आएगा। चाहे उस वीडियो में हम इतना ही बोलें कि भैया हमें नहीं पता, बट वीडियो बनानी पड़ती है। बच्चे को हर जगह से क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। फिर तो मैं ये बोलूँगा कि इस पर किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब आरबीआई में कैजुअल सा डिस्कशन हो गया कि भैया ऐसा कर देते हैं, ऐसा प्रपोज कर देते हैं, बस हमें लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी। तो जब तक आरबीआई इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वुड से लेट्स फोकस ऑन द टारगेट टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट
एवरी अपॉर्चुनिटी वी हैव इन आवर हैंड। और जब होगा सर तो एकदम होगा शायद, और सबको पता लग जाएगा, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। मैं ये नहीं कह रहा होगा नहीं होगा, बट जब होगा तब देख लेंगे। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन का वेट करो एक बार। बिल्कुल, तब तक आप बिल्कुल ही भागते रहेंगे, एफर्ट मारते रहेंगे, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। क्योंकि इस टाइम तो मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को भी कॉल करेंगे वो भी नहीं बता पाएंगे कि ग्रेड ए होगा या ग्रेड बी होगा। सही बात है सर, ये तो आरबीआई का इंटरनल डिसीजन है और जब आएगा सबके सामने क्लियर आएगा। और ये बहुत सोच समझ के लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 9 महीने पहले कुछ लेटर साइन हो गया है और उसमें लिखा है कि अब ग्रेड ए रिक्रूट करेंगे। थिंग्स आर इन डेलिब्रेशन, मे बी, बट व्हाट वुड बी द फाइनल आउटकम, नोबडी नोस। राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रूमर्स को रूमर्स की जगह पे रहने दो, ठीक है। जब तक कोई फॉर्मल जो है नोटिस हमें देखने को नहीं मिलता है ग्रेड बी के बारे में, जब तक हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगेन शायद मेरी ये भी एक सर परसेप्शन है कि अगर ग्रेड ए आया भी बाई चांस, तो भी आपकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन जो अभी आप कर रहे हो ये काम ही आने वाली है आगे। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ग्रेड ए में सिर्फ फॉन्ट रीजनिंग कुछ डाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम नाबार्ड या सेबी का ग्रेड ए देखें, उसमें भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, आपके एग्रीकल्चर है, ईएसआई है, या फिर अकाउंट्स है सेबी में। तो यहाँ पे यही सब्जेक्ट्स है सर, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, यही सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। यही रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, यही रिक्वायरमेंट है। राइट। सर, ये जो वैकेंसीज है आरबीआई ग्रेड बी की, क्या इनकी कोई साइकिल है कि किस मंथ में ही नोटिफिकेशन आएगी? सर ऑफिशियली देखो कोई साइकिल नहीं है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नोटिफिकेशन का ट्रेंड भी देखेंगे 2013 से अभी आप देख रहे हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे है, तो नोटिफिकेशन का कोई एक पर्टिकुलर मंथ नहीं है। नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि सितंबर मंथ में भी आई है। अगर आप देखेंगे तो 2019 में सितंबर में आई थी, 2021 में जैन में आई थी, 2015 में अक्टूबर में आई थी, और काफ़ी महीने हैं जब वो जून, जुलाई, अप्रैल में आई है। साल के हर महीने टच किए, साल के ऑलमोस्ट हर महीने टच किए हैं। बट हाँ, ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन या इस पे पैटर्न नहीं है। बट हम एक चीज़ इससे डिड्यूस काइंड ऑफ कर सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी नोटिफिकेशन अप्रैल से लेके जून के बीच में आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, बट उससे डाइग्रेस कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ऑफिशियली कोई साइकिल नहीं है, ये हमने एक तरह से मान लिया है। बट मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगा कि आप ये मानकर चलिए कि एक साइकिल है भैया, नोटिफिकेशन अप्रैल या जून के बीच में आती है। अब उसके बाद अगर डिले हो जाए वो आपका अच्छा लक है, बिकॉज यू विल गेट मोर टाइम टू रिवाइज थिंग्स, to practice more questions, to practice more mock tests, to practice more answer writing। तो ये मत सोचिए डिले हो गया, impatience मत अपनी impatient मत होइए। तो अप्रैल जून लेके चलिए, यही मेरा साइकिल है, मुझे इसी में तैयारी करनी है। अगर और टाइम मिलता है तो भगवान की कृपा है। सर साइकिल कब स्टार्ट होती है? मतलब पिछली बार का फेज 1 कंप्लीट होती साइकिल स्टार्ट हो जाती है नई वाली? पिछली बार का फेज 1, फेज 2, मतलब फेज 1 या फेज 2 किससे इसको साइकिल को काउंट करते हैं? साइकिल हम बेसिकली काउंट करते हैं ज्वाइनिंग से, एक तरह से। ओके। कि जब पिछले बैच की ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन आ सकता है। बिकॉज जब ज्वाइनिंग होती है सर, तभी आरबीआई को डिटेल्स पता लगती हैं कि कितनों को रिक्रूट किया था, कितने आ गए, कितनी सीट्स अभी भी वेकेंट है अगर हैं तो इस हिसाब से नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाली जाती है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। सर आपको नहीं लगता कि अगर एग्जाम की कोई साइकिल फिक्स नहीं है, किसी भी महीने नोटिफिकेशन गिर सकती है, तो बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अपना जो है स्टडी प्लान बनाना? एक फिक्स्ड गोल उसके पास नहीं है। सर जैसा मैंने कहा कि मतलब बच्चा के लिए मुश्किल है, पर उनके लिए है जो नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले आंसर में बताया, अगर आप ये ज्यूम कर लें कि अप्रैल से जून के बीच में नोटिफिकेशन आएगा, जो आता है, आप आराम से इस चीज़ को बीट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आए, क्योंकि आप तैयार बैठे हैं, नोटिफिकेशन कब भी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है सर, क्योंकि अगर एग्ज़ाम बिल्कुल रेगुलर हो जाए ना, कि इसी महीने में नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, इस तारीख को आएगी, या फिर इस महीने में प्री होगा, मेंस होगा, तो ये एक रेगुलर एग्ज़ाम बन जाएगा जिसको बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट जो भी नहीं देते हैं वो भी देने लग जाएंगे। जैसे मैं बहुत पैसे की तरह मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो इस एग्ज़ाम में नहीं कूदते हैं, क्योंकि उनको लगता है सर पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, हम तो दूसरा एग्ज़ाम ही देंगे। तो वो भी गेम में आ जाएंगे। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इससे और नुकसान होगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन और मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए तो ये एडवांटेज है, मैं बोलूँगा। और अगर हम लॉस की बात करें सर, मुझे लगता है कि स्टूडेंट का कोई लॉस नहीं है। अगर इसमें किसी का लॉस है, जो इन्होंने फिक्स डेट नहीं रखी है, फिक्स साइकिल नहीं रखा है, वो है आरबीआई का। क्योंकि आरबीआई क्या है, हमारे नेशन की इकोनॉमी चला रहा है। आरबीआई का लॉस हमारे नेशन का लॉस है। और लॉस क्यों है सर? कि आरबीआई को चाहिए बेस्ट टैलेंट ऑफ द कंट्री टू रन द बैंक।
और वो बेस्ट टैलेंट मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एग्ज़ाम साइकिल से वो ले पा रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि काफ़ी लोग नहीं देते हैं जो डिज़र्व करते हैं या क्लियर कर सकते हैं। तो अगर एक फिक्स कैलेंडर बन जाएगा तो शायद वो लोग भी इसमें आ जाएंगे और आरबीआई को और अच्छा टैलेंट मिल सकता है, जो अभी मुझे लगता है उस लेवल का नहीं मिल रहा होगा जितना आरबीआई डिजर्व करती है। सर आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि मुझे लगता है कि अभी काफ़ी लोगों के प्लान बी है, लेकिन अगर शायद फिक्स कैलेंडर आ जाएगा तो ये प्लान ए बन जाएगा। बिल्कुल सर, आपने 100 बात की, एक बात की है। सर अगर अब कोई इस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए बेसिकली? सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है उसके लिए? सर मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें हैं, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं बोलूँगा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बुक्स भी पता होना चाहिए, सिलेबस भी, बट स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट में अगले 1 घंटे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी और पैटर्न। हाँ, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है सर, इसके बिना मतलब आप आगे मूवी नहीं कर सकते। तो सर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? मतलब क्या कौन एलिजिबल इस एग्ज़ाम के लिए? और एलिजिबिलिटी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ तो एज एलिजिबिलिटी भी आती है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी भी आती है, तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो सर हम पैरामीटर्स ही डिसाइड करते हैं जिस पर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँगा। सबसे पहला एज, क्वालिफिकेशन और तीसरा एक्सपीरियंस। तो मैं सबसे पहले एज से शुरू करता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे एज की सारी एलिजिबिलिटी आ रही होगी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है कि भैया अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो जो आपकी एज एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और लेस देन 30 होने चाहिए। तो अगर आप 30 के हो गए ना, आप 30th बर्थडे बना चुके हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी में। बट हाँ, SC/ST को रिलैक्सेशन है 5 साल का और OBC को 3 साल का। अब एक और कैटेगरी है सर, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के, तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा सर? जितना आपका बैंक में एक्सपीरियंस है। ओके, बट मैक्सिमम 3 इयर्स। तो अगर आपका बैंक में 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 2 का है तो 2 साल का रिलैक्सेशन। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 साल का रिलैक्सेशन। 4 साल का एक्सपीरियंस है तब भी 3 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 इयर्स है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी, SBI भी हो सकते हैं, HDFC भी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपका एक्सपीरियंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, क्लैरिकल लेवल पे। मतलब ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस ही काउंट होगा और वो प्रोबेशन वाला एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस प्रोबेशन के बाद है, ऑफिसर लेवल पे है, वो ही इंक्लूड होगा और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। सर आपने बोला कि 21 से 30 जो है एज लिमिट है, तो जो 30 एज लिमिट है कि 30 का मैं हो गया हूँ, ये कट ऑफ डेट है कोई इसको डिसाइड करने के लिए? बिल्कुल सर, इसकी कट ऑफ डेट रहती है और ये कट ऑफ डेट जनरली उस महीने की पहली तारीख रहती है जिस महीने नोटिफिकेशन आती है। Okay. तो ये भी एक बहुत कम्बरसम चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पता ही नहीं कर पाते कि हम अगले साल एलिजिबल होगा या नहीं। सपोज कीजिए मेरा बर्थडे 1 जून है या 2 जून है, अब मुझे नहीं पता कि अगले साल नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगी तो मैं एलिजिबल हूँ, बिल्कुल जून में आ गई तो शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये सर शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है भैया। अगर आप कट ऑफ डेट रख रहे हैं तो आप 1 जनवरी रख लीजिए, ताकि सारे बच्चों को क्लैरिटी तो हो कि मैं अगले साल पेपर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। राइट। बट अभी के लिए जो फैक्ट है वो ये है कि 1st ऑफ द मंथ जिसमें नोटिफिकेशन आएगी उस डेट पे आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो 1 जुलाई अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आती है, 1 अगस्त अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आती है, 1 जून अगर जून में नोटिफिकेशन आती है। राइट सर। तो सर ये एज की बात रही, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो क्या एजुकेशन जो है होनी चाहिए अगर कोई इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो? बिल्कुल सर, तो एजुकेशन वाली एलिजिबिलिटी भी अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, सारे एस्पिरेंट्स उसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो और मिनिमम आपके 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। BA, BCom, BSc कोई भी होटल मैनेजमेंट, फार्मा, फिजिक्स, बायोलॉजी, किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन है पर आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, आप एलिजिबल है। इसमें कोई भी स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन नहीं चाहिए कि भैया फाइनेंस, इकोनॉमिक्स नहीं। ये टोटल 60% या फिर फाइनल ईयर के 60%? सर ये टोटल, ये एग्रीगेट मार्क्स माने जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% हो इन एनी डिसिप्लिन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%। ओके, अगेन इन एनी डिसिप्लिन। ये मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। अगर मैं
SC/ST या PWBD की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में उनको 60% की जगह 50% चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में SC/ST और PWBD को 55% की जगह पास मार्क्स चाहिए। तो ये रिलैक्सेशन है मार्क्स में। और जो ये मार्क्स हैं जो अभी आपने पूछा था, दीज आर एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेमेस्टर्स। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरे एक सेमेस्टर में 40% है लेकिन ओवरऑल मेरे 60% है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? भैया आप एलिजिबल हो, डोंट वरी। एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेमेस्टर्स इज काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग और वाइल डिसाइडिंग वेदर क्वालिफिकेशन वाइज यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन सर इसमें एक मेरा पॉइंट है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जब आप आरबीआई ग्रेड के लिए अप्लाई करने के। बिल्कुल सर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए आज नोटिफिकेशन आता है, मेरे पेपर्स चल रहे हैं या मेरे पेपर्स होने वाले हैं फाइनल ईयर की, आप सोचिए कि मेरा पेपर ऑलरेडी हो गया है लेकिन मेरी मार्कशीट नहीं मेरे बर्थडे तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपको मार्क्स भरने पड़ेंगे। जब आपके पास मार्क्स ही नहीं है तो आप मार्क्स कैसे भरेंगे, एलिजिबल कैसे डिसाइड होंगे? तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसमें जो भी कट ऑफ डेट है, जनरली वो भी फर्स्ट ऑफ द मंथ ही रहती है सर। जुलाई में आएगा तो 1 जुलाई, जून में आएगा तो 1 जून। एज ऑन दैट डेट यू शुड बी हैविंग योर मार्कशीट आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाइनल ईयर पेपर्स विद यू। राइट सर। सर एक और मेरा डाउट था इसमें कि आपने जब क्वालिफिकेशन की बात करी तो आपने बोला कि एज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस की बात और आपने करी, तो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्या है सर? सर एक्सपीरियंस, इसमें अच्छी बात है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। और नोटिफिकेशन में बिल्कुल लिखा हुआ है कि वी एनकरेज फ्रेशर्स टू अप्लाई। काफ़ी लोगों को लगता है कि सर हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमने तो कभी कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट में काम नहीं किया तो आरबीआई हमें क्यों लेगी? भैया वो लेगी। दे वांट यंग पीपल आल्सो, एनर्जेटिक एंड यू कैन सर्व देम फॉर इयर्स। फ्रेश माइंड। 21 में ज्वाइन करता है तो 60 साल तक कितना 40 साल काम करेगा, कोई 28 में काम करता है तो वो 32 साल स्पैन रह जाता है। तो दे वांट ऑल काइंड ऑफ पीपल, मैच्योर लोग भी चाहिए, फ्रेशर्स भी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर्स को इजीली मोल्ड किया जा सकता है। तो सबके अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बट फ्रेशर को कोई डिसएडवांटेज नहीं है अगर आप आरबीआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कई बार बच्चे ने जो ग्रेजुएशन कर रखी होती है वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कर रखी होती है, तो क्या उसको भी वैलिड माना जाता है इसमें? सर डिस्टेंस एजुकेशन बिल्कुल वैलिड मानी जाती है। काफ़ी लोग जैसे इग्नोर कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी मतलब जो भी एजुकेशन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रही है पर है डिस्टेंस से, तो आप एलिजिबल। राइट सर। तो सर ये बात रही एलिजिबिलिटी की। आई होप बच्चों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। आप लोग जो है अगर फ्रेशर हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपकी एजुकेशन और एज क्वालिफिकेशन मीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट दी आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसीज एंड आरबीआई ग्रेड बी एलिजिबिलिटी। आई होप आपके काफ़ी डाउट रिजॉल्व हो गए होंगे। और दोस्तों इसी सीरीज़ में अगली जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो है पैटर्न एंड कट ऑफ फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। एंड अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि इस जो प्लेलिस्ट सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।